है वह प्राचीन व्यवस्था रही है। और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह आज़ादी के बाद की दिन है। तो इसमें काफी अंतर है। और एक बात इसमें और हम कहेंगे, जो न्यायालय में जो मुकदमे दाखिल होते हैं वह कोई भी एक पक्ष जा जा सकता है। लेकिन जो पंचायती व्यवस्था है उसकी विशेषता है कि जब तक दोनों पक्ष नहीं जाएंगे तब तक उसमें बात नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपनी सहमति से जो व्यवस्था है उसमें जाएं। एक बात और, जो अगला जो टॉपिक है वह है कि भ्रष्ट न्यायाधीशों पर कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए तो भ्रष्ट जो न्यायाधीश हैं उस पे जो जिम्मेदारी है वो तो न्यायालय की है। न्यायालय ही वह संस्था है जो भ्रष्ट न्यायाधीशों पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह भ्रष्ट न्यायाधीशों पर अंकुश नहीं लगा रही है। इससे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। एक और है कि प्रस्तावित प्रस्तावित संविधान के अनुसार न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था खुद करे। यह जो बात है कि न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था खुद करे, यह बात जो उठ रही है इसमें न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था कैसे करेगी यह बात स्पष्ट नहीं है कि वो किन साधनों के माध्यम से अपनी व्यवस्था वो करेगी। इसके बारे में कुछ खास अभी पता है नहीं, तो इसके बारे में अब कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात ये कहना आवश्यक होगा कि जो न्यायालय है, जो उसके न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते सरकार को तय करना चाहिए। न्यायालय ये नहीं तय कर सकता। इसके अलावा जो अगला जो टॉपिक है कि क्या वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बाकी की तुलना में कम है। तो ये बात जो है ये केवल कहने की बात है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। न्यायालय में जो भ्रष्टाचार है वो किसी जमाने में कम था, लेकिन आज के जमाने में भ्रष्टाचार उतना ही है। अब न्यायपालिका पहले इतनी निष्पक्ष और ईमानदार नहीं रह गई है। तो ये था आज का विषय जो हमने आपके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हेलो। कोई साथी अपनी बात रखें।
आदरणीय जी, सबको प्रणाम। जी मेरी आवाज आ रही बताइए। है? हाँ। आज वर्तमान समय में न्यायालय प्रक्रिया, मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाला है इसका, वर्तमान समय में न्यायालय प्रक्रिया में जनता के घटते विश्वास के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार स्वयं न्यायपालिका है। मेरे हिसाब से हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि आजकल जो भी अपराध होता है, कई जगह दुकानों में चोरी होती है या हत्या होती है या रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब मिल जाता है। पर न्यायपालिका इतना ढिलमिल रवैया अपनाती है कि उस केस को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक निकाल देती है। कभी कभी तो आरोपी और फरियादी की मृत्यु ही हो जाती है। तो मेरे हिसाब से न्यायपालिका का काम बहुत धीरा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए जनता का विश्वास घट रहा है। वर्तमान समय में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का विश्वास लोगों ने इसलिए किया कि तुरंत वो न्याय देते थे। तो लोगों को तुरंत न्याय चाहिए तो अच्छा है, मतलब जो जो 20 साल 40 साल लग रहे हैं उसको 1-2 साल में अगर न्यायपालिका न्याय करके दे दे, जो वीडियो ऑडियो के माध्यम से या गवाह के माध्यम से, तो न्यायपालिका के ऊपर लोगों का विश्वास होगा। मगर मेरे हिसाब से न्यायपालिका में भी अभी वर्तमान समय न्यायपालिका में गुंडे, बड़े बड़े बदमाशों से बहुत डरती है। जैसे अतीक अहमद है, और अतीक अहमद से भी डरती थी। एक वो सोहबुद्दीन है बिहार का, वो कई 2-3 बार सांसद बन गया, मगर उसको उससे जज इतने डरते थे, उसको कोई सुनवाई नहीं करते थे। अगर तुम्हें न्यायपालिका जज रहना है, न्याय देना है, तो अपराधी की भी सुनो, तो एक आम आदमी की भी सुनो, फरियादी की भी सुनो। आप अगर ऐसे डर के बैठ जाओगे कि हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, जनता का क्या होगा? इसलिए इसमें न्याय घट रहा है। दूसरा, पंचायत और न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली में अंतर। पंचायत पंचायत का काम अपनी पंचायत स्तर रहता है, पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पे। तो इसमें पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायपालिका थी, जो वो अपना अ, आसपास के जो भी लड़ाई झगड़े रहते थे उसको न्याय देते थे, और अच्छे तरीके से देते थे। उसमें गांव के पटेल और वरिष्ठ जने बैठते थे। मगर वो आज वर्तमान समय में खत्म कर दी गई है, पंचायत न्यायालय। उससे अब डायरेक्टर न्यायालय में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसमें जा रहे हैं। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत और जनपद स्तर पर न्यायालय चालू करना चाहिए। उसमें सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी वर्ग, वरिष्ठ जन और समाज सेवा, इनको मिलाना चाहिए, और वो उनको चलना चाहिए। जैसे हम जाते हैं महिला बाल विकास में, तो वो बुलाते हैं महिलाओं की और वहाँ सुनवाई करती है। उसके बाद वो पुलिस के पास जाने की बोलती है, न्यायालय के पास जाने की बोलती है। तो पहले हमारे स्तर से ही इसको सुलझाया जाए, सामाजिक स्तर से, पंचायती स्तर से। तीसरा है, भ्रष्ट न्यायाधीशों पर कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी? भ्रष्ट न्यायाधीश पर स्वयं न्यायाधीश की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे देश की अभी हम देख रहे हैं कि जस्टिन वर्मा ने 15 करोड़ रुपए जल गए, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 1500 करोड़ हो सकते हैं, या 500 करोड़ हो सकते हैं, या 5 करोड़ या 1 करोड़, कितने भी हो, भले 1 रुपया जलाओ। हम देखते हैं कि न्यायपालिका अगर किसी ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया तो उसको सजा देता है न्यायालय। मगर जब खुद पर आती है जिम्मेदारी, तो वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो मेरे हिसाब से जो भ्रष्टाचार है न्यायालय में बहुत बहुत ऊपरी लेवल पर है, ऊपरी निचली सभी लेवल पर है। तो न्यायपालिका को अपना भी उसके ऊपर न्याय देने के लिए, या राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री, इनको करना चाहिए कि हमारे के ऊपर हम, अगर हम लोग अगर अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो हमारे ये देश के राष्ट्रपति अ, हमको, या प्रधानमंत्री या राज्यपाल हमारे ऊपर अ, अपराध का लगा के और हमारे ऊपर उसकी सजा दे। चौथा है, प्रस्तावित संविधान के अनुसार न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था खुद करे, परंतु वेतन भत्ते तय करने का अधिकार उसे ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। न्यायालय अपना खुद वेतन भत्ता देता है, अपने हिसाब से बनाता है और लागू करता है। और न्यायालय अ, राष्ट्रपति, राज्यपाल को होना चाहिए। जैसे सरकार के कर्मचारी हम देखते हैं, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सभी विभागों के राज्य, केंद्र शासन और राज्य शासन करती है अपने राज्य कर्मचारी को। तो इसी प्रकार से न्यायालय
के ऊपर भी केंद्र शासन या राज्य शासन को वेतन करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अपने आप अनाप शनाप वेतन बढ़ाएंगे विधायक सांसद सरी के, तो ये एक तरीके से अम, देश के साथ नाइंसाफी है। क्या वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बाकी की तुलना में कम है? नहीं, मेरे हिसाब से वर्तमान समय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और बहुत जज ऐसे भी है, ऐसे नहीं है कि सभी भ्रष्ट है, बहुत सारे ईमानदार भी है, मगर उन ईमानदारों जजों को कहीं पे भी नहीं टिकने दिया जाता है। या तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, या उन पर जांच आयोग गठित कर दिया जाता है, या बार बार उनको इधर से उधर ट्रांसफर कर करके बार बार मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, जिससे कि वो होता है। मगर हमारे देश की न्यायपालिका में अभी भी लोगों का विश्वास है। अगर न्यायपालिका अगर वर्तमान समय में अगर चाहे तो लोगों का विश्वास बना सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। और कोई साथी बताएं। अच्छा, आप लोग सभी ना अपनी बात को रख दीजिएगा। पहले एक प्रश्न है, जरा मेरे भांजे का ये सुन लेते हैं इनका प्रश्न, उसके बाद आप लोग बात रख दीजिएगा। मेरा ये प्रश्न है कि अगर ना ना लोग कहते हैं कि शिव जी के जटाओं में गंगा जी है, लेकिन हम तो धरती पे हैं, तो धरती पे भी तो गंगा जी है, तो क्या हम ग- क्या हम शिव जी की जटाओं में हैं? मैं आगे रख देता हूँ इस विषय को। ये देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रिया में जनता के घटते विश्वास का जिम्मेदार कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मामलों में न्यायपालिका की स्थिति अच्छी है, अर्थात जनता का विश्वास है। जब हम इस तरह से बात करते हैं कि न्यायपालिका ने इस देश को संसदीय तानाशाही से बचा लिया, या बहुत सारे ऐसे मामले हमें दिखाई देते हैं जहां न्यायपालिका संसद को गलत कार्य करने से रोक लेती है, वहां पर तो जनता का जो विश्वास है वो पूरी तरह से दिखाई देता है कि न्यायपालिका के प्रति है। केवल न्यायिक मामलों में ही जो उसका मुख्य दायित्व है, उसी में जनता का विश्वास नहीं है। जब तानाशाही रोकने की बात होती है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है, तो वहां मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता का विश्वास है। लेकिन जब बात न्याय की आती है, तो न्याय के मामले में भारत की जनता का जो विश्वास है वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता कि न्यायपालिका के ऊपर है। ऐसे ही जब हम विधायिका की बात करते हैं, तो विधायिका की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि कुछ मामलों में विधायिका जो है वो बहुत सही दिखाई देती है, लेकिन विधायिका जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, भ्रष्टाचार करती है, तब जो है वो विधायिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, अर्थात उस पर भी जनता का विश्वास घटता है। तो जो वास्तव में जो उनको दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों पर तो जनता का विश्वास नहीं है। उससे हट करके वो जो काम कर रहे हैं उस पर जनता का विश्वास दिखाई देता है। तो न्यायपालिका की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है कि न्याय के मामले में जनता का विश्वास नहीं है। बाकी सारे जितने मामले मामले हैं, संसद को रोकना हो, या फिर किसी के ऊपर जो है जो कहते हैं हम तुरंत तात्कालिक रूप से सुनवाई कर लेते हैं, स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, जनहित की याचिकाएं सुन लेते हैं, वहां पर जनता का बड़ा विश्वास दिखाई देता है। केवल न्यायिक मामलों में नहीं दिखता है। और इसका एक कारण भी दिखता है कि हमारे यहाँ लोग न्याय को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। प्राथमिकता वही देता है जो व्यक्ति केस में हो, अर्थात जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो मानहानि या फिर जो केस मुकदमे में फंसा हुआ व्यक्ति है, वही इस विषय की गंभीरता को समझ पाता है। बाकी के जो लोग हैं वो इस विषय की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं कि न्यायालय का क्या दायित्व है। न्यायिक प्रक्रिया में अगर विश्वास घटेगा तो जाहिर सी बात है कि एनकाउंटर भी बढ़ेंगे, वहां समर्थन भी बढ़ेगा, अर्थात बढ़ भी रहा है तो उसका उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो है लोगों का न्यायपालिका में विश्वास घट रहा है। लेकिन ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है कि न्यायपालिका में विश्वास घटे और जो है गैर कानूनी तरीके से या असंवैधानिक तरीके से न्याय हो। ये आदर्श स्थिति तो कम से कम नहीं मानी जा सकती। आदर्श स्थिति हम यही कह सकते हैं कि कानूनों में सुधार हो, संविधान में सुधार हो, कम से कम न्यायपालिका जो है वह कानून के अनुसार समय पर न्याय तो दे पाए। एक आदर्श स्थिति यही है कि समय पर न्याय हो, कानून के अनुसार न्याय हो और निष्पक्ष न्याय हो।
लेकिन अगर कानूनों के अनुसार न्याय नहीं मिलेगा तो लोग असंवैधानिक तरीके से भी न्याय का समर्थन करेंगे और इसे आपातकाल ही कहा जाएगा। ऐसे में हम देखते हैं कि जो राज्य और समाज है उसके मध्य भी दूरी बढ़ती है, तो उसके बीच जितनी दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही अधिक जो है वो व्यवस्था जो है घातक होगी। एक जो इसमें कहा गया भ्रष्ट न्यायाधीशों पर कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी, तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है जवाबदेही किसके प्रति है। जब जवाबदेही नहीं है तो कार्रवाई करेगा कौन। मैंने एक दिन जो है वो न्यायपालिका के विषय में लिखा था कि न्यायपालिका की स्थिति वर्तमान में ऐसी कुछ दिखाई देती है कि मैं ही समाज हूँ, मैं ही संविधान, मैं ही संसद, मैं ही कानून, मैं ही विधायिका, मैं ही कार्यपालिका, मैं ही न्यायपालिका, सब कुछ मैं ही, अर्थात मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के समान हूँ। मुझे रोकने का सामर्थ्य किस में है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आ दुर्योधन बांध मुझे। वही स्थिति न्यायपालिका की जो है दिखाई दे रही है। वो सबकी चुनौती दे रही है कि मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं सब कुछ करूं, आखिर मुझे रोकने की क्षमता, मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है। ऐसी स्थिति में दिखाई देती है। और कल बाबा जी ने इससे एक गंभीर बात कही भी थी कि इसका मूल कारण जो है वह शक्ति है। जिसके पास शक्ति होगी वह भ्रष्ट हो जाएगा। वो कार्यपालिका के पास जाएगी तो वो भ्रष्ट होगी, विधायिका के पास जाएगी वो भ्रष्ट हो जाएगी, न्यायपालिका के पास जाएगी वो भ्रष्ट हो जाएगी। हो सकता है कि हमारे पास, आपके के पास आ जाए तो वो भी जो है हमें भ्रष्ट कर दे, क्योंकि शक्ति का एक गुण है, जहां वो जाती है वहां भ्रष्टाचार और अहंकार को जन्म देती ही है। तो शक्ति संग्रह होगा तो इसके बहुत अधिक चांसेस है कि भ्रष्टाचार होगा ही। लेकिन न्यायपालिका की जो छवि देखते हैं, न्यायपालिका की छवि बड़ी सम्मानित छवि है। वो पद अपने आप में बहुत सम्मानित पद है। तो ऐसी स्थिति पर बैठे हुए लोगों को जो है वो कम से कम भ्रष्टाचार से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कुछ नहीं जिसको लगा सम्मान सर। प्राप्त है उसको फिर पद या पैसे की लालसा नहीं होनी चाहिए, उसको शक्ति की लालसा नहीं होनी चाहिए। समस्या यह आ रही है कि जिसको सम्मान प्राप्त है वो शक्ति भी चाह रहा है, वो अर्थ भी चाह रहा है। तो जब आप शक्ति और अर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सम्मान घटेगा ही घटेगा, क्योंकि सम्मान तो सन्यासियों का होता है, सत्य बोलने वालों का होता है, न्याय करने वालों का होता है। और ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण तो ब्राह्मण के दिखाई देते हैं। लेकिन न्यायपालिका जो है वो जब खुद को सर्वशक्तिमान मानती है, वो शक्ति संग्रह में लग जाएगी, वो जो है अर्थ संग्रह में लग जाएगी। तो जहां आपके पास शक्ति आई और जहां आपके पास पैसा जुड़ा, आपका सम्मान, आपकी विश्वसनीयता वहां घटनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि पहले न्यायपालिका की स्थिति ठीक रही हो, सम्मान बहुत अधिक रहा हो, लेकिन न्यायपालिका में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं कहता हूं ये विधायिका से अधिक घातक है, क्योंकि वह न्याय के पद पर बैठा हुआ है और न्याय के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अधिक अपेक्षाएं रहती हैं समाज की, अर्थात उसको सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। तो ये अधिक घातक स्थिति है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़े और उस पर कोई कार्यवाही ना हो, क्योंकि न्यायपालिका में कार्रवाई करेगा कौन। वो तो उस स्थिति में है कि हमें रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका सर्वशक्तिमान होकर के सब कुछ अपने नियंत्रण में ले करके भ्रष्टाचार करती है, तो वहां पर कोई अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस पर जो है वो हम जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 14 प्रश्न पूछे थे राष्ट्र वो न्यायपालिका से। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि न्यायपालिका ने उन 14 प्रश्नों के उत्तर दिए हों। वही न्यायपालिका कह रही है कि आप 3 महीने में जो है आप कानून को पास करेंगे, और 3 महीने बीत जाने के बाद भी उन 14 प्रश्नों के उत्तर जो है न्यायपालिका नहीं दे पाई है। लगता है कि जैसे उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जबकि वह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जवाबदेह होती है। तो यहाँ पर जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सम्मान है, वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मैं समझता हूँ आदर्श स्थिति यह हो कि न्यायपालिका गरिमामय स्थिति है, बस सम्मान के लिए अधिक सोचे, वह अर्थ और शक्ति के लिए अधिक ना सोचे। जैसे ही अर्थ और शक्ति के लिए जाएगी उसका सम्मान कम होना ही होना है। एक कोटेशन है, प्रस्तावित संविधान के अनुसार न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था खुद करे। तो ये ठीक है अगर एक तरह से देखा जाए कि जो केस लेकर के आते हैं वो लोग जो है एक तरह से अपना जो है अपनी सुनवाई का या वकीलों का या जो भी है उसमें पैसा उनके पास आता ही आता है। तो अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छा है। या फिर वो जो है अन्य इकाइयाँ जो उसकी सहयोगी इकाइयाँ हैं वो अर्थपालिका से अपनी मदद ले लें। लेकिन अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, वहां अगर आप जितना खुद मैनेज कर सकें उतना सबसे अच्छी और आदर्श व्यवस्था मानी जाती है।
क्योंकि दो पक्ष होंगे, दो पक्षों में से एक पक्ष सही होगा और एक गलत पक्ष होगा। लेकिन आप देखेंगे पैसा तो दोनों तरफ से आता ही है न्यायपालिका के पास, और जो भ्रष्टाचार से अभी ले रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका अपना जो खर्च है वो की व्यवस्था स्वयं कर ले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक अर्थपालिका बन जाती है, उसने सुरक्षा और न्याय के लिए दे दिया है दोनों के लिए एक अलग से जो है, जो भी हिस्सा रहता है वो उसका हिस्सा निकाल करके उन्हें दे ले। उसके बाद अगर उनके पास कोई थर्ड ऑप्शन बचता है तो वहां से भी वो कमाई कर सकते हैं। जैसे कि आप दुनिया के कई देशों में देखेंगे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो प्राइवेट कंपनियों को हथियार देती हैं, या बाहर बेच करके भी जो है वो हथियारों को दूसरे देश में पैसा कमा रही हैं। वो केवल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने संसाधन बना लिए हैं। यहाँ सड़क से देखिए, हर चीज में देखेंगे आप, उनके कुछ संसाधन बन तो न्यायपालिका के पास अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है तो ठीक रहेगा। लेकिन अपने वेतन भत्ते अगर स्वयं तय करने लग अपनी जाए आवाज क्या बात तो है। यही स्थिति आ जाएगी, जैसे कि एक नौकर को हमने रखा है और नौकर अपनी सैलरी खुद तय कर लेता है। हम विधायिका हो या न्यायपालिका हो, हम जो स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, दुनिया में शायद ही एकमात्र ये ऐसे नौकर हैं जो अपनी सैलरी खुद तय कर ले रहे हैं। अन्यथा जो नियुक्त करता है वो जो है उसकी सैलरी वेतन भत्ते सब तय करता है। आदर्श स्थिति में हो सकता है कि यह काम संविधान सभा करे, कितना वेतन बढ़ना है, कितने भत्ते बढ़ेंगे। लेकिन इनका स्वयं पर यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि अपना वेतन स्वयं बढ़ा ले। अगर आप किसी नौकर को ही अधिकार दे देंगे कि वो नौकर अपना जो है वेतन बढ़ा ले, तो नौकर तो अपना मनमाना वेतन बढ़ा सकता है। जो पांचवी बात है, क्या वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बाकी की तुलना में कम है? मुझे लगता है कि मतलब कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार यदि है और गुप्त रूप से है, छुपा हुआ है, तो फिर कहा नहीं जा सकता है। मेरे को ये लगता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार तो है और बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन जिस तरह से विधायिका है, विधायिका के पास एक अलग से बजट एलोकेट होता है, वो आता है डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, अलग अलग काम के लिए पैसा आता है, तो वहां से वो लोग उस काम के थ्रू पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप न्यायपालिका में देखेंगे तो न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, या एक ऐसा तंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसकी स्थिति हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ काफी कुछ हिडन है, यानी काफी कुछ प्रोसेस बाहर आ ही नहीं पाती है। जैसे सेना के बारे में कहा जाता है, सेना में मान लीजिए भ्रष्टाचार होगा ही, ऐसा हम मान लेते हैं एक पल के लिए, तो सेना का भ्रष्टाचार कभी सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि सेना को पूरी तरह से अपनी जानकारियां गोपनीय रखने का अधिकार प्राप्त है, और वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सार्वजनिक हो जाए, तो वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही न्यायपालिका की स्थिति देखते हैं, न्यायपालिका में लंबे समय तक तो ऐसी स्थिति बनी रही कि कुछ बाहर आ ही नहीं पाता था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कुछ मामले ऐसे हैं जो स्वतंत्र चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हमारे जो अभी पूर्व जो जज पकड़े गए हैं, जैसे एक महिला जज थी जो दहेज के मामले को सेटल करने में 5 लाख रुपए की उसने घूस मांगी। इसी तरीके से जस्टिस वर्मा का जो एग्जाम्पल दिया, तो मुझे लगा अगर दो एग्जाम्पल सामने आए हैं तो ये तो वो हैं जो सामने आए हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर है। मैं जानता हूँ इलाहाबाद में या कुछ और जगहों पर जो न्यायाधीश हैं वो लेते हैं इस तरह का पैसा और केस की डेट आगे कर देते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। अ, मतलब मेरे ही जान पहचान में भी ऐसी कितनी घटनाएं सामने हैं, अपने गांव से ही संबंधित हैं, जहां पर केस को जो न्यायाधीश है उनको पैसा दे क्या करके हो रहा मामला है इसमें। दिया गया। और तो वहां ऐसे जाके पंखा से हाथ मत लगा दे, जो गिलास कहाँ तेरा। गिलास मदन जी हाँ, अपना काय को माइक बंद लेके करें। आता है, आदत सुधारना तो है नहीं तुमको। तो ऐसी स्थितियां कुछ तो दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है वो बड़े क्यों नहीं स्तर आ पर रही इसमें आवाज। भ्रष्टाचार होगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई और साथी? श्रीकांत जी, राजेश प्रजापति जी, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय माता प्रसाद जी, मदन जी, मनोज जी, कोई भी साथी रखें। सभी साथियों को प्रणाम। जी आदरणीय, बताइए।
जनता का घटता विश्वास, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार व्यक्ति, जो सिस्टम है वही जिम्मेदार है। क्योंकि ईमानदार होना, जब तक व्यक्ति की ईमानदार नहीं होगा तब तक वो न तो न्याय दे सकता है, ना ही अपने दायित्व की पूर्ति सही तरीके से करने में सक्षम हो सकता है। अब ईमानदारी की बात आती है तो ईमानदार कौन और कैसे, क्या मापदंड है ईमानदारी का? ईमानदारी का मतलब है व्यक्ति का विवेक जागृत होना। विवेक जागृत होने की क्या क्या मतलब है? विवेक जागृत होने का मतलब है कि उसकी अंतःचेतना का सजग होना। उसकी अंतःचेतना कब सजग होगी? उसकी अंतःचेतना तब सजग होगी जब वह नैतिकता के मूल्यों को धारण करेगा, अर्थात अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। अब नैतिक दायित्व उसको समझ में कब आएंगे? जब व्यक्ति विश्वास करने लायक होगा, उसकी किसी न किसी में आस्था होगी और वो समर्पित होगा। तो इन गुणों को विकसित करना परिवार का काम है। ये गुण विकसित कैसे होते हैं? वो परिवार के तरीके से होते हैं। परिवार, समाज और परिवेश, इन तीनों का बहुत अहम रोल है न्याय में। क्योंकि जब ये पूरा हमारा तंत्र मिला करके बनाते हैं तो व्यक्ति अपने दायित्वों को समझता है तो ये सब चीजें धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो ये हमारी कार्य प्रणाली है। यही पंचायत और न्यायालय, इसमें अंतर है। क्योंकि न्यायालय में व्यक्ति बैठा होता है जो साक्ष्यों के आधार पर काम करता है। उसके सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो हमारी नियमावली में वर्णित नियमों के हिसाब से निर्णय लेता है और निर्णय सुनाता है। उसका पालन हमारी कार्यपालिका द्वारा करवाया जाता है। तो न्यायपालिका में बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार हो पहले, तो वो सही साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में सफल होता है। और फिर कार्यपालिका में बैठे हुए व्यक्ति अगर ईमानदार हैं तो वो उसको लागू करने में, अर्थात निर्णय का पालन करवाने में सक्षम होते हैं और समाज के लिए एक बेहतर संदेश जाता है। पंचायत होता है तत्क्षण न्याय और धरातलीय न्याय। पंचायत में जब पंच बैठते हैं तो वहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों ही आमने सामने होते हैं। दोनों ही समाज के सामने दूसरे लोग भी होते हैं। उन्हें साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो समाज के सामने होते हैं। और समाज के सामने झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आप एक को भ्रमित कर सकते हो, दूसरे को भ्रमित कर सकते हो। यहाँ वकील नहीं होता है, यहाँ सारा समाज ही वकील होता है। क्योंकि आप जैसे ही झूठ बोलोगे, गलत बोलोगे, तो कोई ना कोई उसका प्रतिकार करने के लिए समाज से खड़ा होगा ही होगा। इसलिए पंचायत का निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता है। साक्ष्य, आंखों देखा झूठ हो सकता है, कानों सुना झूठ हो सकता है, लेकिन समाज के समक्ष प्रस्तुत सुना, देखा और अनुभव किया, अनुभव कभी भी गलत नहीं होता है। तो अनुभव के आधार पर पंचायत में फैसला लिए जाते हैं, जबकि न्यायालय में फैसले लिए जाते हैं साक्ष्यों के आधार पर। तो ये पंचायत में और न्यायालय की कार्यप्रणाली में अंतर है। अब इसके लिए जिम्मेवार तो हमारा सिस्टम ही है। न्याय प्रक्रिया को 2 पॉइंट इसमें से ये हमारे विचार से इस प्रकार से हैं
तीसरा पॉइंट है भ्रष्ट न्यायाधीशों पर कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी। ये तो बिल्कुल सर्वविदित है कि जो अपॉइंटमेंट करता है, जो भी व्यक्ति उसको, क्योंकि न्यायाधीश किसके लिए जवाबदेह है, वो संविधान के प्रति जवाबदेही है उनकी। तो संविधान के प्रति है तो संविधान ही उनको न्याय जो है भ्रष्टाचार का कार्रवाई करने के लिए जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेदारी है। अर्थात सिस्टम हमारा पूरा है, उसमें कार्यपाल का, क्योंकि न्यायाधीश करेगा तो इम्प्लीमेंटेशन तो कार्यपाल का है, लेकिन उसको संविधान अर्थात लोग जनता के सामने, लेकिन जनता सामने कैसे आए न्यायाधीश के, जिसके उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, कौन उनको दोषी सिद्ध करे। तो ये काम कार्यपालिका का है कि गलत हुआ है तो उसके खिलाफ साक्ष्यों को किसी अन्य पटल पर, जैसे संसद का पटल है, न्यायाधीश के खिलाफ वहां साक्ष्यों को प्रस्तुत करे कि ये काम गलत हुआ है। तो संसद का मतलब है लोग, क्योंकि लोग के प्रतिनिधि हैं वो, लोग के प्रतिनिधि हैं, तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती है कि न्यायाधीशों को वो दंडित करें। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उनकी साठगांठ है न्यायाधीशों से, इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो न्याय कौन सी बड़ी बात है, उन पर कार्रवाई होना कोई असंभव काम तो है नहीं। लेकिन बात है कि लोगों की नीयत कैसी है, अर्थात वो ईमानदार हैं या नहीं है। अब न्याय के लिए हमने जो भी न्यायाधीश रखे हैं, उनके वेतन भत्ते ये चीजें आए कहाँ से। तो ये इस चीज की तो भाई हमारे सिस्टम ने, हमारे संविधान ने पूरी व्याख्या की हुई है, कैसे उनके खर्चे निकले और स्वयं कैसे निकाल सकते हैं वो, इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो, क्योंकि ये कोई क्रिएटिव तो पक्ष है नहीं कि कुछ बनाते हो न्यायाधीश जिसको बेच करके। अब आजकल वो वेतन भत्ते इसी पे तो कमा रहे हैं कि न्याय को बेच रहे हैं, न्याय को बेच रहे हैं और अपनी वेतन निकाल रहे हैं, वेतन के ऊपर ही निकाल रहे हैं। वेतन तो उनका संवैधानिक अधिकार हो गया, और कमाने की बात आई उनकी तो वो फिर न्याय बेच करके कमा रहे हैं। ये बहुत ही विडम्बना का प्रश्न है सब पूरे लोक के सामने। तो इसका तो कोई समाधान है नहीं, क्योंकि ये जैसे शिक्षक को कहे तो शिक्षक ज्ञान बांटता है, वो अपना खर्चे के लिए अर्थ कहाँ से पैदा करेगा। ये नॉन क्रिएटिव वर्क हैं, इनमें दिखाई नहीं देता है, इनमें पैसे को पैदा नहीं किया जा सकता है, इसमें आदमी को पैदा किया जाता है, मानव को बनाया जाता है, इसमें चरित्र को गढ़ा जाता है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी तो मिट्टी है, जब चाक के ऊपर रखता है तो चाहे तो उसकी चिलम बना दे मिट्टी की, और चाहे तो उसकी सुराही बना दे। इसी प्रकार से शिक्षक का दायित्व है, जब बालक आता है वो तो मिट्टी के समान है, उसको गढ़ना शिक्षक का काम है, और शिक्षक का परिपोषण करना ये समाज का काम है, समाज का दायित्व है। क्योंकि समाज अपने दायित्वों के प्रति ही, क्योंकि समाज है ही नहीं है तो अपने दायित्वों को निभाए कहां से, कौन निभाए, कौन चिंता करे इसकी। इसलिए हमारे आज तक जो नैतिक मूल्य हैं उनमें गिरावट आ रही है, नैतिकता में गिरावट आ रही है, तो हमारी सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। पांचवा बिंदु है, क्या वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बाकी की तुलना में कम है। तो ये तो मैं ब्रजेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा कि ब्रजेश जी ने रखा है वो बिंदु बिल्कुल ठीक है। ये मदन जी, क्या तुम्हारा माइक म्यूट होता नहीं है मदन जी का? मदन जी अपना इसमें माइक, आवाज नहीं आती जी से। अरे तुम्हें नहीं आती है लेकिन हमें तो आवाज आती है, और सभी डिस्टर्ब होते हैं। एक दिन का आज के ही नहीं है, अब कैसे हो गया जी?
जी बताइए। ये खुद का ध्यान नहीं रखते हैं कि नैतिक नैतिक मूल्यों का होता क्या है। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद। जिसका माइक खुला रहे वो बात रखे अपनी। बाकी के साथी बता सकते हैं। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। ये जो तीसरा पॉइंट है कि जो भ्रष्ट न्यायाधीश हैं उन पर मतलब कार्रवाई कौन करे। तो इस तरह से हमारी जो शासन प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जज हैं वो मतलब या हाई कोर्ट के जज हैं वो ही भ्रष्ट, यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो सरकार ही उन पर कार्रवाई कर सकती है, या फिर मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कार्रवाई हो सकती है। हमारे जो भारत में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई, मदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, तो मतलब इन न्यायाधीशों, इन जो जज हैं भ्रष्ट न्यायाधीश हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब इन पर कार्यवाही की जा सकती है, या हमारी जो सरकारें हैं चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार भी मतलब इनको मतलब हटाने में असमर्थ है, क्योंकि जज सरकार पर भी वो अपना नियंत्रण रखते हैं। कोई भी चाहे नेता है, चाहे एमएलए है, एमपी है, उसको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं जज। तो ये भी मतलब एक विचारणीय प्रश्न है कि जज यदि भ्रष्ट है तो उन पर कार्यवाही कौन करे, उन पर कौन नियंत्रण करे। ये भी एक प्रश्न मतलब खड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो राष्ट्रपति द्वारा ही उन पर कार्यवाही की जा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जज हैं, जो मतलब जिन पर भ्रष्टता का आरोप नहीं लगा है, वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य जी, श्रीकांत जी, राजेश प्रजापति जी, या कोई भी अन्य साथी अपनी बात रखें। जी भैया, मैं थोड़ा जी बताइए आप। हाँ, मैं थोड़ा बात रखता हूँ भैया कि वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास तो घटते जा रहा है भैया, क्योंकि हर जगह की जनता कुछ न कुछ ऐसा देखती है कि न्यायालय में जब कोई कई लोग का केस जाता है तो जल्दी फैसला नहीं होता। तो इस में तो विश्वास घटती जा रही है। लेकिन आपने जो बताया था कि जो कई ठे बाहरी मामले हैं, जैसे सांसद के मामले और कई बाहरी मामले में तुरंत न्याय दे रही है, तो उसमें जनता का विश्वास बढ़ा है। पंचायत और न्यायालय की प्रणाली में अंतर। तो पंचायत में आमने सामने न्याय होता है, उसमें तो जनता का विश्वास
है, लेकिन मैं ये भी देखता था, पहले हम लोग भी पिक्चर देखा करते थे, तो उसमें ठाकुर वाले न्याय की विधान मतलब व्यवस्था थी, जिसमें कई जगह पर अन्याय होते हुए भी देखा गया है। अब भाई पूरा इतिहास तो वैसा मालूम नहीं है, लेकिन वैसा देखने से लगता था कि नहीं, कहीं कहीं पर अन्याय भी होता था। उसमें खैर वो तो समाज का काम है, समाज चाहे तो इसको ठीक कर सकती है। तीसरा है भ्रष्ट न्यायाधीशों पर कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी। भ्रष्ट न्यायाधीश तो भाई जैसे जिला न्यायालय है, तो ऊपर भी तो न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च लेवल के जो न्यायाधीश हैं, वो अपने नीचे वाले की गलतियों पर उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे भी जो भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या बड़े जो योग्य हों, उनको न्याय करने का, वो कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। चौथा है प्रस्तावित संविधान के अनुसार न्यायालय अपने खर्च की व्यवस्था खुद करे। यह बात ठीक है कि भाई उनको खर्च की व्यवस्था खुद करनी चाहिए, और उनको तो वेतन मिलता ही है, परंतु वेतन भत्ते तय करने का अधिकार उसे न हो। तो यह भी बात सही है कि उनको हर कोई अपना वेतन खुद से निर्धारित कैसे करेगा, खुद से कराने की मेन वो है। इसलिए उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे समाज होना चाहिए, जो यह तय करे कि किनका वेतन कितना हो। क्या वास्तव बताइए और कोई। और कोई साथी बताएं। बाबा जी, वैदराज। हाँ बताइए। बताइए। आपकी आवाज नहीं आई फिर। वैदराज जी, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है आपके यहाँ। हम्म, आवाज नहीं ठीक है। आई बाबा। जी, अब आ रही है आवाज, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि न्यायपालिका जो है अपना खर्चा खुद निकालेगी, अपनी तनख्वाहें हम लोग तय करेंगे, उनकी तनख्वाहें मान लो, तो जो उनके पास में और कुछ राशि बचनी भी चाहिए क्या? मैं उसको बता दूंगा अभी। अभी मेरा नंबर आएगा तो ये प्रश्न तो आएगा ही उसमें। और कोई कुछ। भाऊजी, मुझे लगता है कि जो जज होते हैं, उन जजों पर कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल मुख्य न्यायाधीशों को रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। बाकी किसी को इकाई कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। हम्म, चलिए और कोई। कुछ नहीं कहना है किसी को ना। भाऊजी, आप अपनी बात रख दीजिए। ये इस विषय पर कल भी चर्चा हुई थी।
और आज उस पर थोड़ा सा और हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक बात तो ये आ रही है कि न्यायपालिका न्यायपालिका अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और विकेंद्रित क्यों नहीं करती है। न्यायिक कार्यवाही वैसे तो विकेंद्रित है, नहीं, ये पारदर्शी है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि न्यायपालिका ओवरलोडेड है। न्यायपालिका का यह आरोप है कि सरकार इतने अधिक कानून बना रही है तो हम ओवरलोडेड हो जा रहे हैं, क्योंकि आप कानून बनाते जा रहे हैं और जज दे नहीं रहे हैं हमको ज्यादा। या तो आप कानून बनाना कम करें और या जजों की संख्या बढ़ाएं। बात तो उनकी तर्क संगत दिखती है, लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि न्यायपालिका ने जनहित याचिकाएं सुनने का ये तो जिम्मेवारी नहीं थी न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका जनहित याचिकाएं सुनने लग गई। आप जरा एक बात विचार करिए कि उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में कहीं भी मान लीजिए, कहीं भी किसी सरकार ने अगर ये आदेश दे दिया कि भाई सब लोग अपने अपने मिठाई दुकान में जब कांवड़ वाले चलते हैं उस समय अपना नाम प्रदर्शित करें, ये आदेश दे दिया। अब आप ये बताइए कि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनने की क्या जरूरत थी। ये आदेश को लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उस मामले को ले लिया। तो अगर आप अनावश्यक किसी मामले में इस तरह हस्तक्षेप करेंगे तो दोष किसका होगा। जो काम साधारण न्यायालय कर सकता है, अभी आप जरा एक बात विचार करिए कि मैं अभी देख रहा था कि करीब करीब 1 साल तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जमानत, केवल एक मुद्दा जमानत, कितने महीने तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। आप अगर एक आदमी की जमानत, इस मामले को इतनी बाल की खाल निकालेंगे तो बताइए कि क्या करें। क्या हम लोग अपना सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट को झोंक दें और वो खिलवाड़ करते रहे। तो इस पर कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, को ही नहीं। जब हमारे देश की न्यायपालिका जब चाहे तब वो प्राकृतिक न्याय देना शुरू कर देती है, और जहां उसकी इच्छा ना हो वहां कहती है कि हम कानून से बंधे हैं। भाई, जब आप कानून से बंधे हुए हैं तो फिर आप उसके बीच में प्राकृतिक न्याय कहां से घुसा देते हैं। आप कानून के अनुसार दीजिए।
आप तो प्राकृतिक न्याय केवल एक ही जगह घुसा सकते हैं, संविधान संशोधन के मामले में। अन्य मामले में आपको प्राकृतिक न्याय घुसाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर मामले में आप नेचुरल जस्टिस, ये आप सुप्रीम कोर्ट की गलती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें विधायिका पक्ष साफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय में विधायिका के और कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक दखल देता है और अपने कार्यों की कभी समीक्षा नहीं करता है। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच आयोग बनाया क्या कि जिस जांच आयोग के माध्यम से न्यायपालिका इसके बात का कारण खोज सके कि न्यायालय से गंभीर अपराधियों के छूटने का प्रतिशत इतना अधिक क्यों है? भाई, वर्तमान भारत में अपराधों में दंड का प्रतिशत 1 है। इसका मतलब 99 अपराधों में दंड नहीं होता है। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे है, ये तो गणित गलत है। भाई मेरे, 90 अपराध तो थाने तक जा ही नहीं पाते हैं घर से। 10 लोग अगर कहीं थाने चले गए तो 10 में से 9 छूट गए कोर्ट से। अब न्यायपालिका कहती है कि साहब अगर हमको प्रमाण ही नहीं मिला तो हम दंड कैसे दे दें? तो क्या न्यायपालिका ने कभी अपने कार्यकाल में, जीवन में कभी यह विधायिका को सलाह दी क्या कि भाई इस प्रकार की गलती के कारण ये अपराधी छूट रहे हैं, आप इस तरह के कानून में कुछ सोचिए? कभी न्यायपालिका ने, क्योंकि न्यायपालिका ने इस बात की जांच ही नहीं की कि अपराधी छूट कैसे जा रहे हैं। तो जब न्याय ही अविश्वसनीय हो गया, लोगों का न्याय पर भरोसा नहीं रहा, तो लोग कानून हाथ में लेने लग गए। जब लोग कानून हाथ में लेने लग गए तो फिर हमारी कार्यपालिका ने इस बात की चिंता की, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विरुद्ध जाकर, कानून के विरुद्ध जाकर कार्यपालिका ने चिंता की कि हमारी जिम्मेदारी तो सुरक्षा है। अगर न्यायपालिका अपना कार्य नहीं कर पा रही है तो हमको तो करना चाहिए। तो हमारी कार्यपालिका ने विधायिका को किनारे किया, न्यायपालिका को किनारे किया और बुलडोजर संस्कृति और गोली मारो संस्कृति और फर्जी मुठभेड़ फलाना ढिकाना सब, ये हमारी कार्यपालिका ने असंवैधानिक तरीके से यह कार्य शुरू किया। इसमें गलती किसकी है? विधायिका की भी गलती है और न्यायपालिका की भी गलती है। तो एक बात ये सामने आती है कि न्यायपालिका को एक ऐसा जांच आयोग बनाना चाहिए जो इस विषय पर कुछ निष्कर्ष निकालकर हमारी विधायिका को प्रस्तुत करे। तो ऐसी न्यायपालिका ने कभी पहल नहीं की।
ये भी एक गंभीर प्रश्न है। अब तीसरी बात आती है कि जिस तरह, देखिए, यह बात सच है कि भ्रष्टाचार विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों में न्यायपालिका की तुलना में कई गुना बहुत ज्यादा है। कई गुना न्यायपालिका में इनकी तुलना में कम भ्रष्टाचार है आज भी। यह बात भी सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि कार्यपालिका और विधायिका का भ्रष्टाचार अब पिछले 10 वर्षों में, जब से सरकार बदली है, जब से भारत में कोई ईमानदार प्रधानमंत्री आया है, जब से भारत में एक दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री ईमानदार आए हैं, तब से विधायिका और कार्यपालिका के लोगों में भ्रष्टाचार से डर पैदा हो रहा है और न्यायपालिका में लगातार बढ़ रहा है। तो भाई, कहाँ गलती हो रही है, ये बात कौन सोचेगा? भाई, ये विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार के लिए लगातार बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री फलाना ढिकाना जेल जा रहे हैं। बड़े बड़े हमारे छत्तीसगढ़ में कितने बड़े बड़े नेता और कितने बड़े बड़े अफसर जेल की हवा खा रहे हैं। इसका मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका भ्रष्टाचार रोकने की शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं, क्योंकि ये तो तभी नहीं लोग जेल जा रहे हैं इस तरह। अब न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका अपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। क्या आपका जज अभी जो इस तरह खुलेआम गुप्त रूप से आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज से करीब 10 वर्ष पहले प्रशांत भूषण ने एक आरोप लगा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में से आधे से ज्यादा भ्रष्ट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर कार्यवाही शुरू कर दी कि आपने ये आरोप कैसे लगा दिया, और प्रशांत भूषण ने हिम्मत करके, खुल करके उन न्यायाधीशों के नाम बता दिए। अब सुप्रीम कोर्ट का मुंह लटक गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। नाम बता दिए उन्होंने, ये है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय के। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण पर कार्यवाही करने के बजाय एक जांच आयोग बना देना चाहिए था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए थे, क्या दिक्कत आती जांच आयोग बनाने में इनको? वर्तमान समय में जिस न्यायाधीश के यहाँ ये पैसा मिला इतना ज्यादा, उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करने देते। क्यों सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति उसमें हो गई?
करती पुलिस जांच, लेकिन सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीमेसी, वरिष्ठता को बनाए रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस प्रकार की दिशा में चल रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधायिका पंचायतों को पावर दे। जब सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका ओवरलोडेड है, तो ऐसे मामलों को कोर्ट जो पंचायतों से निपट सकते हैं, लोअर कोर्ट में आराम से निपट सकते हैं, नीचे जाने दीजिए, आप उनको हाथ मत लगाइए। अगर हमारी न्यायपालिका सिर्फ एक काम करे कि हमारी जितनी शक्ति है, हम जितने मुकदमे सुन सकते हैं, उतने मुकदमे हम अपने पास रखेंगे और बाकी सरकार जैसे चाहे करे। हम तो इतना ही सुनने की हमारी क्षमता है, नहीं क्षमता उनकी है 10 क्विंटल वजन उठाने की, लाओ लादे जाओ लादे जाओ, लादने वाला भी गलती कर रहा है और लदवाने वाला भी गलती कर रहा है। कह दीजिए कि भाई अपना उतार लो, हम तो इतना ही ले जा सकते हैं बस। भाई, सुप्रीम कोर्ट कोई बैल तो है नहीं कि बोल नहीं सकता है। तो इसलिए जिस तरह विधायिका की गलती है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है। और खासकर वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा गलत इसलिए माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपने को सुप्रीम मान लिया है पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि संविधान के मामले में सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित कर लिया है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि एक बात आपको केवल एक घटना बता दूं कि जयललिता का कोई मामला था और जयललिता ने किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश किसी से किसी तरह कोई बात कर ली, किस आधार पर की पता नहीं है, और वो पूरे हिम्मत से काम करती रह गई। तो भाई, इसका तरीका क्या है? इसका एक तरीका हो सकता है, मैं आपको सुझाता हूं तरीका। हो सकता है बाद में उस विषय पर कोई किताब में आएगा कोई क्रमांक, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार जिस न्यायालय को है, उस न्यायालय को ही उस मामले का अंतिम निर्णय करना चाहिए। अगर किसी मर्डर का अंतिम निर्णय करने का अधिकार सेशन कोर्ट को है, सेशन कोर्ट को आप निर्णय करने दीजिए। अगर सेशन कोर्ट के किसी निर्णय की हाई कोर्ट में अपील होती है, तो उस अपील में हाई कोर्ट केवल इतना कर सकता है कि वह सारी अपनी जांच करने के बाद एक गुप्त रूप से एक रिपोर्ट सेशन कोर्ट को दे दे। निर्णय नहीं कि भाई इन मुद्दों पर आपको फिर से सोचना चाहिए, और जिस जज ने निर्णय दिया था उसके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह के जज को निर्णय करने दीजिए।
लेकिन अंतिम निर्णय करने दीजिए आप सेशन कोर्ट को। फाइनल निर्णय हाई कोर्ट नहीं करेगा, फाइनल निर्णय करेगा सेशन कोर्ट ही। ये हो सकता है कि वो जज ना करके जजों का एक ग्रुप करे, दूसरे जगह के देश भर के कोई भी जज कर सकते हैं उसके लिए, तो जरूरी नहीं है कि वही के सेशन कोर्ट का जज करेगा। आप देश के कहीं के जजों की एक कमेटी बना दीजिए, भाई ये आप लोग इसका निर्णय करो, लेकिन निर्णय करेंगे सेशन जज, तो बहुत हल्का हो जाएगा मामला, भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, अन्य कई तरह की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। तो एक मैंने आपको ये भी एक सुझाव दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि विधायिका और न्यायपालिका, इसमें देखिए इन सब में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। सच बात तो यह है कि कहीं गलती विधायिका की भी है, और विधायिका की गलतियों का लाभ सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सारा अनुशासन अपने पास रख लिया है, विधायिका में तो गुट बने हुए हैं, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, कई तरह के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट एकजुट है। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अपनी तानाशाही व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए, और यह कार्य सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को विधायी और कार्यपालिक कार्यों में इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको अपना न्यायिक कार्यों तक सीमित रखना चाहिए। ये बिल्कुल साधारण सी बात है ये तो, लेकिन वो अब वहां भी भाई मनुष्य ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी तो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा चाहिए, जोड़ तो चाहिए। और भाई जब सारा देश की विधायिका और कार्यपालिका जब पूरे देश को लूट रही है, तो न्यायपालिका पीछे क्यों रहे? न्यायपालिका तो समझ रही है कि हम सुप्रीम हैं, तो रिकॉर्ड बनाने का कंपटीशन हो रहा है सब में। ये मैंने आपको कोई कुछ बातें बताई हैं। एक बात जो वैद्यराज जी ने पूछी थी, तो मेरे विचार से न्यायपालिका पर जो होने वाला खर्चा है, वह खर्चे का सारा न्यायपालिका को उसके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे करेगी न्यायपालिका? तो न्यायपालिका जिन निर्णयों में शारीरिक दंड ज्यादा दे रही है, उसको वह आर्थिक दंड में बदल सकती है। वैसे तो यह कार्य तो विधायिका का है, तो विधायिका नहीं कर रही है अगर, तो न्यायपालिका इस दिशा में सोच सकती है कि भाई अब अर्थदंड की मात्रा को बढ़ाते चले जाए, या न्यायपालिका इस बात की सलाह दे, जो उन्होंने पूछा कि वेतन न्यायाधीशों का, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विधायिका को लिख कर दिया कि आप न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाइए। तो जिस तरह इन्होंने अपने वेतन की चिंता की, भत्तों की चिंता की, उसी तरह कुछ सोचे ना, एक आयोग बनावे, कुछ कुछ इस बारे में सोचना तो शुरू करे सुप्रीम कोर्ट कि भाई इतना ज्यादा
कहाँ से खर्चा आएगा? भाई हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ये तो कह देता है कि इसको भी दे दो, उसको भी दे दो। ये कोरोना में जो मरे हैं, सरकार चाहती थी कि उसको 1 लाख या जितना जो भी देना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ा दिया। तो भाई आप अगर इस तरह बजट बढ़ाते जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में, हमारी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को कोई ना कोई विचार करना चाहिए। तरीका क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन विचार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की गलतियों के कारण ओवरलोडेड न हो। ये इस बात में सोचना चाहिए हमारी न्यायपालिका को भी। चलिए अब बताइए आप लोग। प्रणाम मुनि जी। हाँ बताइए। मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ बताइए ना। अभी आपने कहा कि न्यायपालिका को शारीरिक दंड न दे करके आर्थिक दंड को बढ़ाना चाहिए। हाँ यदि क्रिमिनल मामले में या किसी और मामले में यदि इस प्रकार से न्यायपालिका करेगी तो जो पैसे और संपन्न होंगे वो तो पैसा देकर दंड से बच जाएंगे और फिर अपराध को करेंगे। और जो कमजोर आदमी होगा आर्थिक रूप से वो तो सक्षम नहीं हो पाएगा देने में, तो उसके लिए क्या विधान रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको, उसका तरीका बता देता हूं मैं कि न्यायपालिका इस तरह दंड न दे कि आपको 50,000 रुपया या 5 लाख रुपया, वो नहीं। न्यायपालिका इस तरह अर्थदंड दे कि आपकी पूरी संपत्ति का 2% या आपकी संपत्ति का 5% आपको देना पड़ेगा दंड स्वरूप। तो जो बड़ा आदमी होगा वो करोड़ों में देगा, छोटा आदमी देगा वो 100 रुपये में छूट जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आएगी? तब तो दिक्कत नहीं आएगी। कुल संपत्ति का आपको इतना प्रतिशत दंड देना है, बस। ये तरीका हो सकता है इसका। हाँ, यहाँ यहाँ बात उचित लग रहा है। और कोई साथी? बोलिए, कोई कुछ बोलिए। बाबूजी, मैंने एक प्रश्न पूछा था। हाँ कि क्या जो जजेस हैं, उन जजेस को जो उन पे कार्रवाई करने का जो जो अधिकार है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को है या अन्य हाँ, कोई भी कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही है। बाबूजी, उसके पीछे वो लोग तर्क ये देते हैं कि अगर ये अधिकार किसी अन्य इकाई को दिया जाए या विधायिका को या राष्ट्रपति को दिया जाए तो वो लोग जो है न्याय को परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर वो लोग, कोई ऐसा जज है जो किसी गंभीर मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसको वो लोग जो है फंसा सकते हैं या केस में उलझा सकते हैं, और उस समय जो है वो लोग अपना काम बना सकते हैं या किसी दूसरे जज को उसकी जगह नियुक्त करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये आप न्यायपालिका ये कहती है कि हम लोग स्वतंत्र हैं और केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस पर अधिकार जो है निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ समस्या खड़ी ये हो जाती है कि वो आपस में ही घुलमेल कर लेते हैं और वो तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो कभी इस पे कार्रवाई होने ही नहीं देगा। नहीं, बात तो आपकी सही है दोनों तरफ से। कोई रास्ता सोचा जाए इस पर। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार तो करे कम से कम। आम जनता की राय मांगे ना सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमको इस संबंध में क्या करना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई विचार ही नहीं करना चाहता है इस तरह के मामलों में। भाई जब कोई मामला आता है तो विधायिका या अन्य लोग कोई आयोग बनाते हैं, विचार मंथन करते हैं क्या करना चाहिए, लोगों की राय लेते हैं। न्यायपालिका तो बस
अपना। जी बाबू। और बताइए। चलिए, किसी को नहीं कहना हो तो आगे का विषय आप बता मैं सकते इसमें हैं। कुछ कहना चाहता हूँ विजय जी। आप बताइए। जो अभी जज साहब में जज के यहाँ जो पैसा मिला और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे तो हमें ये लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका ये दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि अगर हाई कोर्ट के जज पर या सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई जज जाता है तो विधायिका को दिखता है कि वहाँ बहुमत ला करके और सभा में और इनको हटा सकते हैं। तो विधायिका भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो नहीं विधायिका ईमानदार होती तो उस जज पे कार्रवाई करा देती। नहीं नहीं, मैंने कहा महाभियोग लगा देती। विधायिका को अधिकार ही नहीं है, केवल उस पर सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई कर सकती है जज पर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस, को उसको तुरंत उस जज पर सुप्रीम उस कोर्ट को जज पर क्या जरूरत थी उस समय? भाई उस उस जज पर समय महाभियोग लगा करके उसको हटा होता के नहीं उसका था क्या? कार्रवाई किया जा सकता है। कि महाभियोग लगाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है ना। हाँ, अब तो अब उस वही तो समय बात कहा। अगर तो पुलिस एफआईआर करती तो सुप्रीम कोर्ट को चुप हो जाना चाहिए था। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को सस्पेंड भी नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की उसके ऊपर। बाबूजी, इस पर तो उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ जी ने प्रश्न भी पूछा कि इतना समय हो गया है, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक एफआईआर तक नहीं हो रही है, तो ये तो दिखाई देता है कि पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। हाँ, यही बात है मुख्य। कल का जो कोटेशन है मैं बता दे रहा हूँ। बताइए। कल का जो है वो हम लोग 4014 से लेकर 4018 तक कोटेशन नंबर पर चर्चा हम लोग करेंगे। मैं ठीक सुबह जो ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। जी ज्ञानेंद्र जी, समाप्त कर सकते हैं।